मधेसी की आवाज में गीत संगीत एवं मधेश में भेल घटना सब के देखबाक लेल सीके राउत चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे जरूर। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, ऐ सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना ऐ मेघ, बरस जाना ऐ मेघ इस बरस समय पर, क्योंकि बहुतों का घर गिरवी है, बहुतों का लगान बाकी है, बहुतों का लगान बाकी है। पता नहीं है। और आप सबसे मेरा विनती है, अनुरोध है, गुजारिश है, कृपया जो भी बात समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ऐसा ना हो कि यहां से जाइए कहीं दूसरा गांव वाला पूछ ले भैया कहां गए थे, तो आपको ये कहना नहीं पड़े कि पता नहीं। कुछ ना कुछ लेके जाइएगा, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन भी है, और बहुत सारे मित्र हमारे युवा मित्रों का इसमें लगानी भी है। इसलिए आप सब जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकेगा 10-20 मिनट में उस बात को समझ करके जाइए। ध्यान पूर्वक, मेरी माताएं बहनें भी ध्यान पूर्वक समझ करके जाए, क्योंकि आधी धरती उनकी भी है। अगर हमने राजा जनक का नाम लिया और अगर सीता माता का भी नाम नहीं लिया तो हो सकता है उधर से कमेंट भी आ जाएगा। इसलिए आज क्या किया जाए ये आप लोग बताएं। आज आप हम सब क्या किया जाए यहाँ पे, इसका तय आप लोग करेंगे। बोलिए, इसका ऑपरेशन किया जाए कि उन शासकों का पोस्टमार्टम कर दिया जाए, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाए कि खाली ऑपरेशन में छोड़ दिया जाए। तो मैं निश्चित से कहूंगा कि आज केवल थोड़ा सा ऑपरेशन हो जाए, पुनः समय मिलेगा तो उनका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, सिराहा के निवासियों, मैं नहीं जानता यहाँ पे कौन किस पार्टी से है। बहुत लोग रोड पे खड़े हैं, बहुत लोग बैठे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, किस पार्टी के कार्यकर्ता है, किस पार्टी के नेता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन याद कीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, जो पार्टी की नीति सही लगे, जो पार्टी का नेता सही लगे, जो पार्टी का नियत सही लगे, निसंकोच अब इसके बाद में उसका समर्थन करना, उसमें लग जाना। क्योंकि अन्याय के साथ में हमेशा चलना वह पापियों का लिस्ट में 1 नंबर में पड़ता है। इसलिए वह काम अब के बाद मत कीजिएगा, और ताली कम बजाइए, समझने का काम ज्यादा कीजिएगा। मेरे भाइयों, हम सब ने किस लिए राजनीति करते हैं, और राजनीति है क्या आखिर? राजनीति हम सब क्यों करते हैं? यहाँ पे बच्चे बैठे हैं ना, इनके भविष्य के लिए राजनीति किया जाता। आप कहीं कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, कहीं कम्युनिस्ट में राजनीति कर रहे हैं, और कहीं वो कहने वाले अभी का समाजवादी में राजनीति करते हैं। तो किस लिए करते हैं आखिर आपको राजनीति क्यों करना पड़ा? राजनीति से क्या फायदा होगा? राजनीति कौन सा अवस्था को बदलेगी, यह सोचना बहुत जरूरी है। यदि आप वास्तव में राजनेता हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो इन बच्चों को एक बार सुबह सुबह जरूर देखिएगा। मेरे भाइयों, मेरे यहाँ सुखीपुर के नेताओं, एक बार इनका मुंह देख करके इनका भविष्य के विषय में जरूर सोचिएगा कि हमने तो इनको दिया क्या। आखिर हमने कांग्रेस के लिए राजनीति किया, आज से नहीं, 70 बरस से कांग्रेस के लिए राजनीति किया। इससे पहले भी देखा जाए तो नेपाल में बहुत सारे व्यवस्था बदले, बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन अवस्था नहीं बदला। अवस्था और बद से बदतर हो गया। मेरे भाइयों, कारण क्या? जिम्मेदार कौन है? राजा काल में क्या हुआ आप सब जानते हैं। राजा के समय में राजा महेंद्र ने क्या किया? एक वेशभूषा की नीति लाई। जिसने नेपाली भाषा पढ़ेगा, जो नेपाली टोपी लगाएगा, जो नेपाली बोलेगा, उसी को नेपाल का नागरिक माना जाएगा। जो 2020 साल के नियमावली को भी आप सब उठा के देख सकते हैं। एक वेशभूषा की नीति लाई, जिसके तहत लाखों मधेसी नागरिकता से भी वंचित हुआ, लाखों मधेसी नेपाली बनने से भी वंचित हुआ।
और राजा ने क्या किया, हर स्कूलों में, हर कॉलेज, हर स्कूलों में क्या कर दिया, महेंद्रमाला अनिवार्य पढ़ने के लिए लगा दिया। तो महेंद्रमाला में क्या पढ़ाया गया, वही राजा महेंद्र का पढ़ाया गया, राजा वीरेंद्र का पढ़ाया गया, पृथ्वी नारायण को पढ़ाया गया। मतलब उसके बाप दादा का जितना कुछ था सब के सब महेंद्रमाला में पढ़ा दिया गया। श्रीमान गंभीर अनिवार्य कर दिया गया। हमरो राजा हमरो देश प्राण भंगा प्यारो था। एकदम समझ लीजिए कि ये महायज्ञ का एक मंत्र ही जपा दिया और राजा की तस्वीर हर घर में होनी चाहिए कह के नीति लेके आया। उसके तहत क्या किया, मधेसियों के पूरे इतिहास को मिटा दिया। कभी पढ़ने नहीं दिया। मेरे यहाँ पे राज करता था, मेरा बाप दादा भी यहाँ शासन करता था और हम उसके संतान हैं। हमको कभी भी पढ़ने नहीं दिया। जो कुछ पढ़ाया अपने बाप दादा का पढ़ा दिया। मतलब राजा के समय में हमारी पूरी सभ्यता को बर्बाद की दी गई। हमारा जो इतिहास था, हमारा जो पहचान था, हमारा जो कुछ भी था वो सब के सब राजा के समय में बर्बाद कर दिया। मेरे भाई, राणा काल आया, राणा सब ने इतना टैक्स लगा दिया, अनिवार्य बचत जैसी नियम लगाई और मधेसियों का खून चूसने का काम किया। टैक्स के नाम पे, मालपोत के नाम पे, पानीपोत के नाम पे पूरा के पूरा मधेसियों से पैसा उठा करके और काठमांडू में जाकर लगा दिया। आज हम सब जो देखते हैं काठमांडू में सिंह दरबार, भंवर महल, हरिहर भवन, जो कुछ जितना है पूरा के पूरा मधेसियों का पैसा है। मधेसियों का पैसा सिर्फ नहीं, यहाँ से मधेसियों को जबरदस्ती उठा के ले जाकर के वहां पे बड़ा बड़ा महल बनवाने का काम किया। मतलब राणा काल में हमारी पूरी संपत्ति को दोहन किया गया, पूरी संपत्ति को हरण किया गया। यह काम राणा के समय में। दूसरा काम राणा सब ने हम लोग के लिए क्या किया, मधेश में स्कूल पे प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं खुल सकता था, आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। जबकि उसी काठमांडू में दरबार हाई स्कूल हुआ करती थी, वही पहाड़ में अन्य स्कूल कॉलेज हुआ करते थे। लेकिन मधेश में स्कूल खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि मधेसी यदि पढ़ लेगा तो अपने बाप दादा को पहचान जाएगा, तो गुलामी कौन करेगा, मेरी चाकरी कौन करेगा, मेरी दलाली कौन करेगा। इसलिए राणा सब के समय में हमारी संपत्ति को दोहन की गई, हमको अशिक्षित किया गया। इसके बाद में आ गया कांग्रेस तंत्र। तो कांग्रेस के लिए मेरे भाइयों, सुखीपुर को लोगों ने बहुत बहुत दुख तकलीफ झेला है। सप्तरी के विराटनगर के, मोरंग के विराटनगर के जूट मिल से आंदोलन शुरू हुआ। वहां के लेबर सब ने आंदोलन किया और हनुमान नगर सप्तरी के जेल में रहने वाले कैदियों ने जेल तोड़ करके हमारे मधेसी भाई इस कांग्रेस के लिए आंदोलन किया। सिरहा के लोगों ने खून और पसीना बहाया। पूरे मधेश में पूरे तराई में जो है कांग्रेस के लिए आंदोलन हुआ। कांग्रेस बनाने के लिए कहीं हुमला जुमला दैले कालीकोट जाजरकोट में आंदोलन नहीं हुआ था। कांग्रेस बनाने के लिए भी आंदोलन हुआ था तो इसी मधेश की भूमि पे हुआ था और मधेसी लोगों ने किया। लेकिन उसका लीडरशिप कौन किया, उसका नेता कौन बन गया, जो भारत में रहता था बीपी कोइराला, जिसको राणा सब ने यहां से भगा दिया था, वो भारत में रहने वाला बीपी कोइराला उसका नेतृत्व किया। मेरे भाइयों, और जब सरकार भी बनी कांग्रेस की तो उसने क्या किया, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जैसे लोग प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके मेरे भाइयों क्या कहा, मधेसी हरू कायर हुंछा नीनी हरूलाई सेना और पुलिस में लीन हो गई। याद कीजिए, जिस कांग्रेस के लिए मधेसियों ने खून और पसीना सब बहाया, लेकिन उसी का प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने क्या कहता है, मधेसी कायर हुंछा। क्या आप लोग कायर हैं? क्या मधेसी कभी कायर रहा है? अरे सुखीपुर तो सुखीपुर, पूरे नेपाल के इतिहास में ढूंढ लीजिए, मधेसियों जितना खून किसी ने भी नहीं बहाया है। अपने अधिकार, अपने पहचान, अपने सम्मान के लिए जितना खून मधेसियों ने बहाया है इस धरती पे, हम तो कहेंगे पूरी दुनिया में अगर इतना छोट एरिया का क्षेत्रफल लिया जाए तो कहीं पे भी इतना खून नहीं बहा होगा। हमको उसने क्या कहता है, मधेसी कायर हुआ। और इतना नहीं, कांग्रेस जब आया, कांग्रेस जब सत्ता में हुआ तो सर्वप्रथम काम क्या किया, नागरिकता से वंचित किया। नेपाल में नागरिकता नियमावली 2019 20 साल में बनी,
कांग्रेस का शासन 2007 साल से चलता है। मधेसियों को नागरिकता से भी वंचित करने का काम अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया होगा तो कांग्रेसी लोगों ने किया। इसके बाद कांग्रेसी क्या किया, जो कुछ आपका संपत्ति था पूरा के पूरा बेचने का काम किया। जितना जंगल था आपका पूरा के पूरा कटवा करके, भारत से ट्रेन आती थी, ट्रेन में लदवा करके भारत भेज दिया था। आज भी ट्रेन की पटरी भी भारत में देखेंगे तो मधेश का जंगल का पटरी उस पर लगा हुआ। और कांग्रेसियों ने क्या किया, यहाँ की जितनी भी नदियां हैं, मेची, कोसी, कमला, जितना भी कुछ है नदी, पूरी नदियों का बेचने का काम कांग्रेसियों ने किया। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बीपी कोइराला से शेर बहादुर देउआ तक का लिस्ट उठा लीजिए। जितना संपत्ति बेचने का काम किया है मधेश और नेपाल का, पूरे के पूरे कांग्रेसियों ने किया, दूसरा कोई नहीं किया। और इतना नहीं, आपका जितना भी यहाँ पे खानी, जितना भी कुछ है, वह सारा के सारा दूसरों के हाथ में नियंत्रण में दे दिया। और हम सबको क्या किया, विदेश में बेचने का काम किया। आज 40 लाख से ज्यादा नेपाल का युवा विदेश में जो है मजबूर है काम करने पर, विदेश में खून पसीना बहाने पे मजबूर है। उसके बदौलत हमारे घर में चूल्हा जलता है। यह कांग्रेसियों ने सिर्फ इतना नहीं किया, इतना कर देता तब कोई बात नहीं था। मेरे भाइयों, कांग्रेसियों ने और भी क्या किया, जब 62-63 में मधेसी लोग अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया तो 54 मधेसियों से ज्यादा लोगों पे भटाभट गोली चलवा करके उनकी हत्या करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, एक गिरजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे। और सिर्फ इतना नहीं मेरे भाइयों, 2072 साल में भी जब आंदोलन हुआ संविधान संशोधन के नाम पे, तो 72, 70, 60, 62 से ज्यादा मधेसियों के ऊपर गोली चलवाने वाला कोई दूसरा नहीं, यही कांग्रेस का सुशील कोइराला प्रधानमंत्री था। और सिर्फ इतना नहीं, यहाँ जितने भी घटना हुए, मलेठ का घटना ले लीजिए, अन्य कोई भी घटना ले लीजिए, सबसे ज्यादा अगर हमारी हत्या करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेसियों ने किया। अब बताइए, उसकी झंडी लेकर के उसके नेता को स्वागत करने के लिए तो 50 किलोमीटर भी चले जाते हो। बताइए, वो 50 किलोमीटर आप नहीं जाते हो, आप अपने बच्चों के जीवन को 50 किलोमीटर दूरी पे ले जाके खड़ा करने का काम आप कर रहे हो। यह अत्याचार अब आज से मत कीजिएगा, क्योंकि ये कांग्रेसियों ने हमारी संपत्ति बेचा और हमारे खून का सौदा किया। हमको आदमी तक न गिन करके फटाफट गोली मार के हमारे खून को पानी की तरह बहाने का काम किया है ये कांग्रेस। सिर्फ इतना नहीं, 2071 साल में रंगेली से डॉक्टर सीके राउत को भी अरेस्ट करवाने का काम, पकड़वाने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है तो यही कांग्रेसी लोगों ने किया है। क्या जुर्म था सीके राउत का, क्या अपराध था सीके राउत का, बताइए। यही अपराध था ना कि जो हमको मालूम नहीं था वो हमारे बाप दादा का इतिहास लिख के दे दिया सीके राउत। यही अपराध था। जो हमको मालूम नहीं था कि मधेसी लोग को भी राजनीतिक हिस्सेदारी लेना चाहिए, उसके लिए सभी को आगे बढ़ना चाहिए, एक होना चाहिए, यही बताया ना। यही बताया कि विदेश में भी मधेसियों को कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे भी मधेसियों का साथी, मधेसियों के लिए एक संगठन होना चाहिए। और NRM गैर आवासीय मधेसी संघ का स्थापना किया, यही उनका जुर्म था ना। इसीलिए डॉक्टर सीके राउत को सबसे पहले अरेस्ट करवा करके, जेल में करवा करके उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम अगर सबसे पहले किया है तो ये कांग्रेसियों ने किया। और इसी कांग्रेस में से जब वो अत्याचार पूरा चरम सीमा पे कर लिया कांग्रेस, तो उसी में से कुछ भगोड़े लोग भाग करके लेलनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, फलानावाद, कम्युनिस्टवाद ला करके कम्युनिस्ट बना दिया। बताइए, कम्युनिस्ट का नीति क्या है? क्या कम्युनिस्ट में लगे मेरे भाइयों? आपको पता है कि कम्युनिस्ट क्या होता है? सबसे पहले मदन भंडारी ने जब कम्युनिस्ट का यहाँ पे जब MLA गठन किया और पूरे देश से लोगों को जमा किया, कम्युनिस्ट वालों को, और सलाह लिया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे साम्यवाद होना चाहिए कि बहुदलीय जनवाद होना चाहिए। तो सब ने यही कहा था उस समय में कि यहाँ पे होना चाहिए तो साम्यवाद होना चाहिए। कोई कम्युनिस्ट के लोग हैं यहाँ पे तो बताइए, साम्यवाद होता क्या है? क्या है साम्यवाद?
अरे साम्यवाद यही है ना कि ना वहां पे कोई धर्म होगा, ना वहां पे कोई जात होगा, ना वहां पे कोई रीति रिवाज होगा, ना कोई आपकी संपत्ति होगी, ना आपकी कोई बेटी होगी, ना आपकी कोई बहन होगी। जहां जिसको जो मन लागे सो करो। बताइए उस कम्युनिस्ट के नीति को मान के चलने वाला लोग मधेसी हो सकता है? क्योंकि मधेसियों का तो अपना पहचान है, मधेसियों का अपना सम्मान है, मधेसी की अपनी बेटी है, मधेसी का अपना बहू है, अपना भाई है, अपना बेटा है। कम्युनिस्ट में ये सब कुछ नहीं होता है। चाइना में कुछ नहीं है, रशिया में कुछ नहीं है, कोरिया में कुछ नहीं है। वहां पे जिसकी भी बेटी जिसके भी बेटा के साथ ऐसा आराम रंग रंगेली करे कोई मतलब नहीं। क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो कौन मधेसी कम्युनिस्ट हो सकता है? इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूं कि मधेसी कभी कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। वो केवल अपने काम के लिए, दलाली करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपने को पहचान स्थापित करने के लिए कम्युनिस्ट में लगा दलाल है। मधेसी कभी कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मधेसी जात होता है, धर्म होता है, रीति रिवाज होता। कम्युनिस्ट में वो चीज नहीं होता। तो सबने जब कहा यहाँ साम्यवाद होना चाहिए, तब मदन भंडारी ने क्या कहा? यहां अभी साम्यवाद नहीं लागू हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मधेसी है। मधेसी अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, मधेसी अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ेगा, मधेसी अपने बहू बेटी को छाड़ा नहीं छोड़ेगा। इसलिए यहाँ पे प्रथम क्या करना चाहिए? नौलो जनवाद लागू करना चाहिए। और वही नौलो जनवाद लागू किया है अभी, वो हमको भरमा रहा है। और नौलो जनवाद को मानने वाले कम्युनिस्ट वाले न वो घोड़ा है और न वो गदहा है, तो होंगे क्या? बोलिए, उसके बीच वाला क्या होता है? बताओ। न वो घोड़ा है, न वो असली है, न वो पूरा के पूरा नकली है। वो है क्या? घोड़ा और गदहा के बीच वाला क्या होता है? खचड़ा होता है, खचड़ा। इसलिए वो कम्युनिस्ट वाले जो नौलो जनवाद को मानते हैं वो खचड़ा है। इसलिए नेपाल में कम्युनिस्ट नौटंकी कर रहा है। आप सबने कम्युनिस्ट के लिए तो सब कुछ किया, 2/3 का सरकार बना दिया, उनको पूरा वोट बहुमत सब कुछ दे करके भेज दिया। लेकिन आज क्या कर रहा है? एक सरकार चला रहा है, दूसरा आंदोलन करवा रहा है, तीसरा जंगल में बैठा है, चौथा हमको हमारी हत्याएं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कम्युनिस्ट का नौटंकी है, क्योंकि खचड़ा हमेशा नाचते रहता है। वो गदहा का भी काम नहीं कर पाता, घोड़ा का भी काम नहीं कर पाता। इसलिए मधेसी कभी कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। और जैसे यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन आया, कम्युनिस्टों ने क्या किया? हमको सर्वप्रथम इंसान नहीं गिना, हमको आदमी का भी दर्जा नहीं दिया। मनु मखू मरसिया काले बिहारे इंडियन देसी धोती कहने वाला सर्वप्रथम अगर किसी ने काम किया है तो कम्युनिस्ट वालों ने किया। और हम जितना भी आंदोलन कर दे, जितना भी खून बहाने, कोई मतलब नहीं रखने वाला। मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके केपी शर्मा ओली जैसे लोग क्या कहते हैं कि चारों डाब झरते में कहीं फर्क पड़ गई। आपने आंदोलन किया, मेची से महाकाली तक पूरा लाइन लगा दिया, लेकिन उसको भी क्या कहा? माखे सांग लो। मानव सांग लो नहीं, माखे सांग लो। प्रमाणित करता है कि आपको एक मक्खी के समान भी नहीं मानता। इंसान तो इंसान, मक्खी के समान भी नहीं मान रहा है। और आप लोग बात छाती ठोक के कहते हो हम कम्युनिस्ट हैं। अरे आप कैसे कम्युनिस्ट हो? कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट मधेसी कभी हो ही नहीं सकता। मधेसी कम्युनिस्ट बन ही नहीं सकता। एक काम सिर्फ इतना नहीं कम्युनिस्ट वालों ने किया मेरे भाइयों, कम्युनिस्ट वाले इतना करते तो चलता, इसके बाद का अत्याचार देखिए। कांग्रेस ने तो आपकी संपत्ति बेची भेजी थी, कम्युनिस्ट ने पूरा कब्जा करवा दिया, पूरा के पूरा कब्जा करवाया। सुकुम्बासी, पुनर्वास, भूमि सुधार, वैज्ञानिक भूमि सुधार, गांव भर का अभियान जैसे नीति ला करके पूरा के पूरा मधेश का जंगल कटवा करके पहाड़ से लोगों को लाके बैठाने का काम किया। तो सर्वप्रथम कम्युनिस्टों ने 2024 साल में गांव भर का अभियान, कोई कम्युनिस्ट वाला होगा तो पूछिएगा कि कम्युनिस्ट का सबसे लोकप्रिय योजना क्या है, तो वो कहेगा गांव भर का अभियान। मुझसे भी कहा, हम भी बड़ा आश्चर्य पड़ गए, गांव भर का अभियान कितना लोकप्रिय है भैया। उसको जब अध्ययन किए तो उसमें क्या है, जो मधेश की जमीन बची खुची थी, जो जंगल था, वहां पे वहां के गांव के
हुमला जुमला कालीकोट दैलेख से उनको ला करके बैठाया गया। वो भी कोई आए गए बैठ गए ऐसे नहीं, पूरा नीतिगत रूप में रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के तहत, अमेरिका का एक प्रोजेक्ट के तहत उनको ला करके बैठाया गया। सिर्फ बैठाया नहीं, 8 महीना फ्री में खाना खिलाया, हेलीकॉप्टर से उनका खाना देता था। 3 बीघा से लेकर के 8 बीघा तक के जमीन भी फ्री में दी गई, और उनको नागरिकता तो क्या, उनका सब चीज बना दिया। यहाँ हम लोग नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, पूरे के पूरे अपने लोगों को ला करके यहाँ पे नौकरी जागीर में रख दिया। सिर्फ इतना नहीं किया, कम्युनिस्ट वालों ने और क्या किया, जो 40 साल पहले हम विदेश में नहीं जाते थे, आज एक घर से कमती में एक आदमी विदेश में जाने पे मजबूर करने वाला यही कम्युनिस्ट सरकार है। इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा दुराचार करने वाला काम अगर किसी ने किया तो एक कम्युनिस्ट वालों ने किया। मेरे भाइयों, सिर्फ इतना करता तो भी चलता, इससे ज्यादा भी क्या किया। यहाँ पे मधेसियों के पास जमीन नहीं है, सैकड़ा में 40 मुसलमान जिनके पास घर बनाने की जमीन नहीं है, सैकड़ा में 45 जमीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जमीन दिया तो किसको दिया, बर्मा, भूटान, थाईलैंड, भारत के मेघालय, देहरादून, गढ़वाल से ला करके पहाड़ी सबको यहाँ पे बैठा दिया, उनको फ्री में जमीन दिया, उनका घर बनवाया, उनको नागरिकता भी दिया। आज हमारे नागरिकता पे संशय किया जाता है। अगर हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कहां बाटा आइस, कहां बाटा आइस का मतलब वहीं से विभेद शुरू, कहां बाटा आइस तो मतलब पारी बाटा आइस, उसके मानचित्र में, उसके दिमाग में वही चीज बैठ जाता। लेकिन अगर कोई टोपीधारी उधर वाला आता है तो उससे तो नहीं कहता है कहां बाटा आइस, लेकिन हमसे वो पूछा जाता है। इतना बड़ा विभेद करने वाला अगर किसी ने किया तो यह कम्युनिस्ट वालों ने किया। और ये झूठ फूट की बात नहीं है। कोई कम्युनिस्ट, कोई कांग्रेस का नेता अगर गलत साबित कर दे तो मैं इस सुखीपुर से ही जाऊंगा नहीं, जो सजा देना होगा दे दीजिएगा, हमको मंजूर है। लेकिन हकीकत को स्वीकार कीजिए, सत्य को मानिए, क्योंकि विजय सत्य की होती है हमेशा। आप जितनो बलशाली क्यों ना हो, जितनो अत्याचारी दुराचारी क्यों ना हो, आपको हारना निश्चित है। और वो सुखीपुर की जनता बता चुकी है कि तुम्हारा हार निश्चित है। सिरहा के लोग बता चुके हैं कि अब तुम्हारा अत्याचार, तुम्हारा ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत रंग बिरंगे कम्युनिस्ट वाले होते हैं। कोई आता है तो गोली चलवाता है, कोई आता है तो काका कह देता है, और कोई आता है तो क्या कहता है, मलय का मधेश देखी लब परी सके, और यहां से जब चला जाता है उधर तो लब कायमे छा कह देता है। चूकता कुछ नहीं है। और कोई बड़ा बड़ा नेता जो आता है ना, यहाँ पे अगर किसी को काका बोल दिया, चाचा बोल दिया, तो हमारे चाचा लोग इतना प्रफुल्ल हो जाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा नेता आके हमको चाचा बोल दिया, अब हम वोट देंगे तो उसी को देंगे। वो पहले निर्धारण कर लेते, जबकि वो चाचा को पता नहीं है कि ये सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे कम्युनिस्ट की हो, ये है दोनों एक ही, ये एक ही है, दोनों एक ही पेड़ के दो शाखे हैं, ये बाहर के नहीं है। तो इन्होंने कभी आपको खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो अब वो प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का बाण चला रहे हैं। आपको दादा दादी चाचा चाची सब कुछ कह देंगे, केवल किसके लिए, एक वोट लेने के लिए। इसलिए यह कम्युनिस्ट और कांग्रेस का आज एक और बड़ा भारी चक्रव्यूह चल रहा है। क्या चल रहा है, क्रियाशील सदस्यता वाला। अरे ऐसा जकड़ करके बांध देता है हमारे लोगों को, कहता है तुमको क्रियाशील सदस्य दे दिया, अब तो तुम हमारे पार्टी के पक्के आदमी हो गए। तुम्हारे बेटा को मारता है, तुम्हारे भाई की हत्या करता है, तुम्हारे बहन की बलात्कार करता है, हमारे साथ दुराचार करता है, अन्याय करता है, लेकिन आपको एक कागज का टुकड़ा दे दिया, कहा क्रियाशील सदस्य बन गए तुम, अब तुम कम्युनिस्ट। और मैं बात कर रहा था मेरे भाइयों कि ये सिरहा जिला की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, यह मधेश की भूमि, इसकी व्याख्यान तो आप हर जगह आपको मिल सकता है। आप रामायण पढ़ते होंगे, पुराण पढ़ते होंगे, महाभारत देखते होंगे, इस भूमि की व्याख्यान हर एक कांड में है, हर एक किताबों में है, हर एक दस्तावेज में मिलेगा। लेकिन हम सब भूल गए
हम सबको पता ही नहीं है कि हम हैं क्या। अरे हम तो राजा सैलहेश के संतान हैं। हमारे राजा कभी सैलहेश हुआ करते थे और उनका नाम ही प्रमाणित करता है कि राजा सैलहेश ने मधेश नेपाल में तो क्या तिब्बत के शासकों भी मात दे करके अपना नाम सैलहेश रखा था। वो धरती के वीर हैं हम सब राजा जनक के संतान हैं। हमारे राजा कभी जनक हुआ करते थे, हमारे राजा कभी विराट हुआ करते थे, हमारे राजा कभी गयासुद्दीन तुगलक हुआ करते थे, हमारे राजा कभी शमसुद्दीन सुल्तान हुआ करते थे। लेकिन हम सब भुला दिए, अपने पूरे इतिहास को भुला दिए। हम सब पढ़ क्या लिए, वही महेंद्र माला को पढ़ लिए और उसी को कंठी बना करके हम सब जपते रहते हैं, अपने इतिहास को भुला दिए। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे भाइयों। इसलिए यदि भविष्य को बदलना है तो इतिहास को जरूर जानना पड़ेगा। इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य को आप नहीं बना सकते। और मेरे मित्रों ने जो विदेश में मेरे युवा भाई हैं, उन्होंने हमसे कहा, अब्दुल जी सुखीपुर में जा रहे हैं, सिराहा में जा रहे हैं, तो हम लोगों के तरफ से भी मेरे परिवार वालों को, मेरी माताएं बहनों को भी प्रणाम और सलाम जरूर कह देना। इसलिए मैं उन विदेश में रहे मेरे मित्रों की तरफ से भी आप सभी को सलाम और प्रणाम करना चाहता हूं। निश्चित रूप में यह सुखीपुर सिराहा जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यदि सिराहा जिला का व्याख्यान कहीं पे किया जाए तो सुखीपुर को निश्चित रूप से भुलाया नहीं जा सकता। ये यहाँ के युवा, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के इस धरती में प्रमाण साबित कर चुका। इसलिए मैं आप सभी के सामने जो भी दो शब्द बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, सुखीपुर निवासियों, हम जिस धरती पे खड़े हैं, जिस धरती पे बैठे हैं, जिस धरती पे मौजूद हैं, यह दुनिया की बेहतरीन धरती में मानी जाती है और इसका इतिहास पूरी दुनिया में विद्यमान है। नेपाल तो नेपाल, पूरी दुनिया ने इस धरती के इतिहास को ऐसा पाठ पढ़ा दिया मेरे भाइयों। लेकिन आज बड़ी दिक्कत की बात है कि हम सब ने 200 से 300 वर्ष के भीतर में अपना सब कुछ भुला दिया। और इस धरती पे एक समय ऐसा था, एक टाइम ऐसा था मेरे भाइयों,